अस्सलाम एवरीवन। आज हमने अपने इस चैनल पे सेकंड ईयर फिजिक्स की प्लेलिस्ट का आगाज़ किया जिसमें हम टोटली न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और बुक के तमाम न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। अगर आपको इन न्यूमेरिकल्स के दौरान किसी प्रॉब्लम को कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले जो हमें इस चैप्टर में देखने को मिला वो हमने सीखा है। पहले तो हमने पढ़ा हीट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर का हमने पढ़ा इट्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो एक डिग्री को हमने स्केल पे कैसे मेजर किया, थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। हमने वाटर को, ये मेल्टिंग पॉइंट को और उसके फ्रीजिंग पॉइंट को या बॉइलिंग पॉइंट को, हमने उनको स्केल ले लिया 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। उसके दरमियान जो हॉटनेस का डिफरेंस था उसको हमने 100 डिविजन में डिवाइड कर दिया, वो हमारा सेल्सियस का स्केल बन गया। सही है, 3 आपके पास स्केल्स हैं, केल्विन का, सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट का। इन दोनों में आप डिग्री लगाते हैं, केल्विन में आप डिग्री नहीं लगाते। कन्वर्जेंस क्या है कि अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो आप 73 ऐड कर दें। अगर आपको फ़ारेनहाइट सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो ये आपका फॉर्मूला है जिसमें आप पहले 32 ऐड करेंगे, उसको 9/5 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी का आप उल्टा करते हैं, 32 यहाँ आके माइनस हो गया फ़ारेनहाइट से, 9 इधर से लग गया, 5 नीचे आ गया, 5 ऊपर आ गया, तो ये आपका सेल्सियस कन्वर्जन हो गया फ़ारेनहाइट से। ये तीनों कन्वर्जन इनसे आप आपस में किसी भी तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ मैं बता दूँ कि अगर आपको कहीं बोला जाए कि एब्सोल्यूट 0 तो वो टेम्परेचर होता है 0 केल्विन, ठीक है, बस जिस पे गैस फ्रीज हो जाती है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने गैस लॉस पे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक तो हमने ये डिस्कस कर रहा था कि चूंकि गैस का कोई डेफिनेट प्रेशर या वॉल्यूम नहीं होता, वो प्रेशर और टेम्परेचर से चेंज हो जाता है। इसलिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर आप गैस के प्रेशर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे और टेम्परेचर चेंज किए बगैर, वो बराबर होगा अपने नए प्रेशर और नए वॉल्यूम के, ठीक है। इसी के साथ एक और फॉर्मूला है जिसमें मास ऑफ गैस जो है वो आ चुका है। सिमिलरली चार्ज लॉ, अब चूंकि ये टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर, ये लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे था, अब हम पढ़ेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे। यही फॉर्मूला बन जाएगा V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। V1 क्या है, इनिशियल स्टेज है गैस का, और V2 क्या है, T2 या P1 P2 वो क्या है, वो फाइनल स्टेज है गैस का। अब हमने इन लॉस को कंबाइन करके जो लॉ बनाया वो क्या है, P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2, यानी ये भी चीज़ एक कांस्टेंट के बराबर है, ये भी चीज़ सेम कांस्टेंट के बराबर है, तो ये दोनों आपस में सेम होंगी। ये एक और कंबाइंड गैस लॉ है जो आप एक स्टेट के लिए ले रहे हैं, PV इज इक्वल टू nRT। अच्छा, यहाँ पे क्या N क्या है, N है नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। और हम आगे बढ़ जाते हैं अपनी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। अच्छा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी आपको नए कुछ वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इतने को मुश्किल नहीं है। T हमारे पास टेम्परेचर डिनोट कर रहा है, K हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी हम वैल्यू डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स में, और 12mv², ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक तरह से। और हमने, अगर आपसे सवाल न्यूमेरिकल में बोला जाए कि एवरेज ट्रांसलेशन के ही निकालो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हमने निकालनी है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अगर अक्सर आपको बोला होगा जो गैस का मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहा है, मूव कर रहा है, उसकी आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालना है। अच्छा, अभी नाम से ही पता चल रहा है कौन सी स्पीड है कि ये स्क्वायर में होगी, इसका हमने रूट लेना होगा, वो हमने बताना होगा। इसी फॉर्मूले से ड्राइव करके मास इधर आएगा, ये सब्स्टिट्यूशन होंगी, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा √3 kT/m। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर, एम क्या है मास। अब इस तरह बढ़ते हैं थर्मल एक्सपेंशन में। हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसका इनिशियल लेंथ L1 होती है, फिर वो एक्सपेंड होके L2 जाती है। इस डिफरेंस ऑफ लेंथ को हम लोग डेल्टा ए से डिनोट करते हैं, और चेंज ऑफ टेम्परेचर को हम लोग डेल्टा डी से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको अल्फा भी नजर आ रहा होगा, ये है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियरली जब कोई चीज़ एक्सपेंड होगी तो उसके कोएफिशिएंट ये होगा। इसी फॉर्मूले से जब L2 माइनस L1 खोलेंगे, इसको L1 इधर चले जाएगा, L1 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा। फिर अगर हमने चेंज इन लेंथ के जैसे चेंज इन वॉल्यूम निकालना है किसी सब्सटेंस का, तो उसका फॉर्मूला ये है फाइनल लेंथ के लिए, सेम इसी पॉइंट पे, लेकिन इसमें बीटा इस्तेमाल होगा। बीटा है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। उसके बाद हम बढ़ जाते हैं अपने एक मशहूर ज़माना डेरिवेशन पे, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, के जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है वो 3 टाइम्स है कोएफिशिएंट ऑफ इनर थर्मल एक्सपेंशन। अब हम आगे पढ़ते हैं एक और लॉ जो हमारे को डिस्कस हुआ है, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज का, कि हीट गेन इज इक्वल्स टू हीट लॉस्ट। हमने कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है, हमें मालूम है कि जो हीट गेन होगी वो हीट लॉस्ट होगी। हम ना एनर्जी बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हीट गेन और लॉस्ट या डेल्टा क्यू जिसे हम कहते हैं, वो किसके बराबर है, MC डेल्टा T के।
Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। ये भी हमारी बुक में फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। इनको डिवाइड करेंगे तो ये गामा के बराबर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, जो बुक में कहा कि जो हीट चेंज है किसी बॉडी में वो बराबर है किसके, वर्क डन प्लस द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर चेंज इन हीट पॉजिटिव है, यानी बॉडी ने हीट गेन की है, तो हम डेल्टा क्यू पॉजिटिव रखेंगे। अगर वर्क डन बाय द बॉडी है, वर्क डन बाय द बॉडी मीन्स कि बॉडी ने एक्सपेंड किया है या एनवायरनमेंट पे किसी किस्म का कोई वर्क किया है, एक्सपेंड हुई है बॉडी, तो हम कहेंगे वर्क डन इज पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगा, जब बॉडी को हमने कंप्रेस किया है या फिर एनवायरनमेंट ने बॉडी पर कोई वर्क किया है। और डेल्टा क्यू क्या, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, जो बॉडी की अपनी इंटरनल एनर्जी है वो क्या, कितनी चेंज हुई है। अगर बड़ी है तो प्लस में आएगी, कम हुई है तो माइनस में आएगी। अच्छा, अब ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिनमें कुछ चीज़ें कांस्टेंट होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती, उसके हमने नाम रखे हैं। अच्छा, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम। बारिक से आपको पता चल रहा है, बार यानी प्रेशर की बात हो रही है, तो यानी जब सेम प्रेशर होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट जो है आइसोलेटेड सिस्टम में हीट ना अंदर आती है ना बाहर जाती है, यानी आइसोलेटेड सिस्टम हीट वहीं की वहीं रहती है, वो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है। फिर आपका आ गया आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मीन्स वही सेम, थर्मल्स मीन यहाँ पे हीट या टेम्परेचर की बात हो रही है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी का कोई फैक्टर नहीं आएगा। फिर आए थे हम लोग अपने कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी पर, वो हमने पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पे ये फॉर्मूला है क्यू डी यानी क्यूमन, जो 2 और 1 है इसके हम साइन कन्वेंशन तो नहीं, लेकिन वो याद कर लेते हैं। Q1 या T1 जो आप हमेशा लेंगे वो आप हॉट रिजर्वायर लेंगे। हॉट रिजर्वायर, हीट गेनर या हीट की सोर्स, ठीक है, वो आप लेंगे। और Q2 या T2 वो लेंगे जो कोल्ड रिजर्वायर है, जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। और इसके क्या वर्ड्स हो सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, वो यही हो सकते हैं कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट से, हाँ, हीट सोर्स है और हीट सिंक है। जो T2 है आपका वो सिंक है और 1 जो है वो सोर्स है। फिर इसी तरह हम लोग एफिशिएंसी पे आ जाते हैं, चेंज ऑफ द एनर्जी अपॉन द इंटरनल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपकी हो गई एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन। और एफिशिएंसी का जो बेसिक फॉर्मूला ये है कि आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट में हमें वर्क मिल रहा है, इनपुट में हमें हीट देनी पड़ रही है, तो ये आपकी एफिशिएंसी हो गई। अच्छा, इधर आ जाए, एंट्रोपी चेंज में आ जाएगा नहीं थी। एंट्रोपी चेंज क्या है, डेल्टा एंट्रोपी इज व्हाट, डिसऑर्डरनेस इन द सिस्टम, उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। वो डिपेंड करती है कितना हीट चेंज हुई है कितने टेम्परेचर पे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इससे हम एंट्रोपी निकाल सकते हैं किसी भी सिस्टम की। तो गाइस, हमारी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो का अख्ताम होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसको फीडबैक दें और लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि हम सब ने पेपर से पहले तमाम मैकर्स की प्रैक्टिस करनी है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।